का मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे संसद के पहले दिन की। और पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन ही सहमति तो बनी कि लोकसभा का स्पीकर सहमति से बन गया, लेकिन उसके आगे कुछ ऐसे पेज सामने आए हैं जिसपे कैसे सहमति बनेगी। प्रधानमंत्री आपातकाल पर जमकर बोले और उसके बाद एक निंदा प्रस्ताव पास करा दिया गया स्पीकर की ओर से, खुद भी बोले और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। विपक्ष खासकर कांग्रेस इसको लेकर के काफी हमलावर है और आगे क्या रूप रहेगा, क्या वास्तव में, जैसे अक्सर मैं सुनता हूं प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या कहने में कोई भी संवैधानिक पद पे जो बैठा होता है वो कहता है कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा या राज्यसभा लोकतंत्र के वो पवित्र मंदिर हैं जिसमें से अंतरात्मा की आवाज कहनी चाहिए। जनहित के कामों के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी पहल करनी चाहिए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? तो उसी को लेकर के ये सहमति कैसे बन पाएगी, ये कहना ही अच्छा है या फिर वहां जाते ही तमाम चीज जो है वो धूमिल हो जाती है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रविंद्रनाथ कौशिक साहब देहरादून से जुड़े हैं, ओम सैनी साहब हमारे साथ जयपुर से हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत जी हमारे साथ में हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशिक साहब, हम एक दिन पहले ही बात कर रहे थे सहमति की, सहमति भी हो गई। उसके बाद लेकिन आपातकाल, उसका निंदा प्रस्ताव, ये तमाम चीजें आ गई। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उसको भुनाने में तो कामयाब हो गई, अब क्या विपक्ष उसी तरह से हमलावर होगा या कुछ लिबरल किया जा सकता है, या फिर यूं कहूं कि विपक्ष को ये लगता है कि बीजेपी के मायाजाल में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है? देखिए सर, मैंने कल ही इस बात का जिक्र किया था कि चूंकि पहली सरकारों से कमजोर सरकार है इस बार, अल्पमत सरकार है जी, तो ये सरकार एक भी अवसर ऐसा नहीं छोड़ेगी जब उसे अपनी अथॉरिटी साबित करने का अवसर मिले। ये बात 5 साल के लिए मैं समझता हूँ ये सत्य है। आपको ध्यान होगा कि विपक्ष ने इस बार एक एजेंडा चलाया कि साहब वो भाजपा 400 प्लस इसलिए मांग रही है कि भाई वो संविधान खत्म कर देगी, पलट देगी, आरक्षण खत्म कर देगी और हिंदू राष्ट्र आ जाएगा वगैरह वगैरह। शपथ ग्रहण में भी हम सब ने आपको तमाशा देखा है कि साहब वो जो है संविधान की इतनी सी कॉपी जो है वो साथ में लेके घूम रहे हैं। तो अब दूसरे पक्ष का भी बनता है कि भाई आप बताया कि भाई जो आपका इंडी में से जो सत्ता में रहे हैं उनका संविधान के लिए क्या रवैया रहा है। कितनी बार संविधान संशोधन इन्होंने किए, कितनी बार उन्होंने किए, वो तो बताएगा ना। और फिर अभी आपकी 25 जून अभी गुजरी है जब आपका जो है इस देश पे इमरजेंसी लगी और वो बहुत ना भविष्य की था ना, उससे पहले कभी वो शायद आगे भी शायद होने की संभावना नहीं। तो पक्ष विपक्ष कोई जो है जहां मौका मिलेगा वो टकराव से टकराने वाले नहीं है, क्योंकि इंडी को लग रहा है कि यार सत्ता आते आते रह गई और आ जाती तो शायद हम सत्ता में होते। तो ये एक तरह से भावना है वंचित वाली, यार सत्ता पे हमारा अधिकार था, 10 साल ये रहे, अब हमारा नंबर था, हमारे पास नहीं आया, तो अब वो 5 साल तरसेंगे सत्ता के लिए और जिनके हाथ में सत्ता ये उन्हें लगता है कि यार पूरी तो मिली नहीं, कुछ कसर रह गई है। तो ये माना जा सकता है कि पूरा जो 5 साल का ये कार्यकाल रहेगा, बीजेपी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि संख्या के आधार पर बेशक हम अल्पमत में हों, लेकिन एजेंडा और हमारी लीडरशिप बरकरार है। और विपक्ष को ये लगेगा टीस रहेगी, लेकिन वो कोशिश पूरी करेगा कि 10 साल के बाद हम लोगों को पहली बार संवैधानिक तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बात रखने का हक मिला है और उसके अलावा अपनी बातें ठीक से कह सकें, ताकि जनता के बीच ये मैसेज दे सकें कि हम जनता के और जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उससे बच रही है या सरकार को भाग करके नहीं जाने देंगे। एक ये मैसेज देने की कोशिश करेगी। तो नेता प्रतिपक्ष जो है आपको जो पद 10 साल बाद मिल रहा है जी, तो ये ऐसा है कि भाई भोजन किया लेकिन पूरा नहीं हुआ।
तो जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था वो बेचारे नेता प्रतिपक्ष बन के रह गए, तो कसक तो रहेगी ना इस बात की। बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूँ कौशिक साहब आपके पास में। मैं एक बार ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। सैनी साहब, पहले दिन की अगर हम बात करें तो आपातकाल पे निंदा प्रस्ताव, क्योंकि मोदी साहब ने एक दिन पहले ही इसका जिक्र किया था और अब बिल्कुल वैधानिक तरीके से हाउस के अंदर उसे निंदा भी कर दी, उसका प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। कांग्रेस बाद में हमलावर हो रही है। तो क्या माना जाए, जैसे अभी कौशिक साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप पूरी तरह से साबित करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेगी बीजेपी, वो एक मैसेज देने की पूरी कोशिश करेगी कि संख्या के आधार पे कम होंगे, लेकिन धरातल पे, पार्लियामेंट पे पूरी जो सियासत है वो उनके हाथ में रहेगी और पूरी तरह से उन्हीं की लीडरशिप में आगे सब चीजें चलनी है। देखिए, ये जो सारा दृश्य आप देख रहे हैं एक वैचारिक युद्ध का परिणाम है और उसमें इंडिया गठबंधन ये मानता रहा है कि जो भी शासन कर रहा है इस वक्त एनडीए गठबंधन, तो एक तानाशाही की प्रवृत्ति को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक खास किस्म का शासन बनाना चाहता है। इसीलिए पूरे 5 साल ये अभी जो युद्ध होता रहा उसका नतीजा आपने देखा लोकसभा के चुनाव में जैसा आया सामने है। जनता का मानस है कि इस तरह की प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। उसके लिए उनको एक बेहतर पथ मिला है और वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से पेश आ रहे हैं। सारा काम डेमोक्रेटिकली आज किया सारा उन्होंने। वो जो अहंकार की भाषा, वो जो जुमलेबाजी होती थी वो नहीं हुई। और जिस इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, शायद जिन लोगों ने भोगा नहीं है इमरजेंसी, वो ये बात कह रहे हैं मैंने भोगा है। 19 महीने मैं जेल में रहा हूँ। इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैया को मैंने देखा है, उनके सेक्रीफाइसेस भी मैंने देखी है, उनके सुशासन को भी मैंने देखा है, जो जिन देखा ही नहीं है। और वो सुन करके बोलते हैं, जैसे राजस्थान विधानसभा में प्रेम लोढ़ा बोल रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपके सामने कहा था। ये देखिए, जो प्रवृत्ति है, जो एक जिसको आप एनडीए की प्रवृत्ति का जो प्रोटेक्शन का सिलसिला बन रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। और इसका जवाब यही है, अखिलेश है, राहुल है, तेजस्वी है, स्टालिन है, ये लोग हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इकट्ठा गठबंधन है जो इनको जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। इनके वो कसक फसक कुछ नहीं है, ये नहीं मिली तो ये करेंगे। वो सब तो आ गए, अडवाणी और चंदा का धंधा जो कर रहे थे वो सबका दृश्य सामने है। किस तरीके से पैसा फूका है लोगों के पास में। हमने जब राजस्थान में देखा है लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ है, कैसे हिंदू मुसलमान का सिलसिला क्या है, हिंदुस्तान के प्रियम्बल में जो बातें कही उनके खिलाफ कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, उनका कैसे इस्तेमाल किया। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते रहे, हमारे गृह मंत्री क्या बोलते रहे। लग ये रहा था कि शायद अब वो अपनी बातों का एनालाइज करेंगे। आज क्षमा प्रार्थी होंगे एक तरीके से, तो क्षमा प्रार्थी होने के बजाय तो आतंकित कर रहे हैं। तो ये चलेगा, लेकिन ये वैचारिक युद्ध है, दोनों तरफ चलेगा। प्रतिपक्ष भी काफी हैसियत में आ गया है, विपक्ष भी, और साथ साथ में शासन का अपना रवैया तो है ही। आपने आज ही आया और आते ही वो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है उनको सीबीआई ने अपना सबक सिखाना चालू कर दिया। ये कोई डेमोक्रेसी का सिलसिला है क्या कि चीफ मिनिस्टरों को आप उनको डाल दो जेलों में और उसके बाद में कहेंगे डेमोक्रेसी। देखिए कैसी बिहार पे है, सोरेन बैठा है जेल के अंदर, केजरीवाल बैठा है जेल के अंदर, दूसरे मंत्री बैठे हैं जेल के अंदर, और वो जो लोग साफ साफ नजर आते हैं कि क्या कहाँ कर रहे हैं, तो देश से पैसा लेकर के भाग गए, उनको कोई किसी ने पकड़ा नहीं। वो सब, और चंदे के साथ में जो धंधा हुआ वो भी सबके सामने है। तो ऐसी बातों को उनको कैसे गौण किया जा सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुएं में भांग है। भारतीय जनता पार्टी का पैदा इसलिए हुई थी कि कांग्रेस की अहंकारी तस्वीर को ठीक किया जाए, उसके लिए विकल्प पैदा किया जाए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ देखने को मिल रही है कि अडवाणी के वक्त में थी, या जो लाल बहादुर ये अटल जी के वक्त में थी, या गोविंदाचार्य के वक्त में थी, या हमारे भैरव सिंह जी के वक्त में थी। वो कहाँ है? ये बिल्कुल अलग किस्म की है। पर्चियों से तो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं आप। हर जिनके पास में जिनकी हैसियत होती है उनको उदयपुर में बैठ करके बयान ओम जी, पर्ची वाली सरकार हो चाहे एजेंडे मैं एक बात बता देता हूँ कि इसका मतलब मैं वर्तमान चीफ मिनिस्टर के बारे में ये नहीं, लेकिन कोई तरीका नहीं। पहले नेता निर्वाचित होता है, उसके बाद में जाकर के मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ये प्रधानमंत्री बिगड़ निर्वाचित हुए तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, और सारी परंपराएं उन सबको तोड़ा, उनकी निगाह नहीं गई। किसी पत्रकार की अगर उन पर निगाह नहीं जाती है, ये समझिएगा कि वो पत्रकार नहीं है। उसने न कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, न कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटियां पढ़ी, न दोनों के स्वरूप को देखा है। तो ऐसे बात हम
ऐसी चीजों को कैसे समर्थन कर सकते हैं? अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ होता तो अच्छी बात है। जी नहीं, मैं हमारे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हवा का रुख हमें देख लिया है, तो लगता क्या है कि पार्लियामेंट जिसके लिए कहा जाता है कि अमूल्य समय है, मजबूत विपक्ष भी मिल गया, सरकार भी इतनी बहुत कमजोर नहीं कही जा सकती है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि पहले दिन के बाद में क्या तस्वीर आपके जहन में तैर रही है कि हाँ बिल्कुल इस रूट पे अब पार्लियामेंट जाएगी? ये शासन बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। इस सरकार के कसने के लिए प्रतिपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ में अंदर बैठा है। बाहर सड़कों पे लोग लड़ेंगे, सड़कों पे अपने डिमांड करेंगे कि हमारा क्या, वो जो कहा था वो क्या हुआ उसका, और अंदर लोकसभा में बैठ करके बात करेंगे। तो डेमोक्रेटिक तरीका है भाई। आप एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, खास किस्म का समाज बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, दूसरे अलग किस्म का देश और समाज बना के रखना चाहते हैं। तो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया हुआ है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वो हाथ में बताते रहे बार बार कि ये प्रियम्बल है, ये फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इनको और ये सब पास किए, इनको इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करना। 1 नेशन और 370 और 770 ये जो चल रहा है, ये नहीं चाहिए इस मुल्क को। इस मुल्क को चाहिए रोजगार, इस मुल्क को चाहिए शांति, इस मुल्क को चाहिए समन्वय और सामंजस्य। ये नहीं चाहिए कि टकराहट और संप्रदायों के अंदर। जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आदित्य जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको, जैसे ओम जी भी कह रहे हैं, अभी कौशिक साहब ने भी कहा, मैं बात एजेंडे और उसकी थोड़ी सोच में चाह रहा हूँ समझना आप लोगों से कि पहला दिन हमने जैसे देखा उसमें साबित कर दिया है कि बीजेपी अपने एजेंडे से दाएं बाएं नहीं जा रही। शुरुआत से उसने कर दिया है इमरजेंसी को लेकर के एक बड़ी वजह और बनाने की, और मुझे लगता है कि इंदिरा जी ने किया ये, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। ये अक्सर कहा जाएगा, इसका काउंटर में लगातार कांग्रेस कह रही है कि 10 साल से देश इमरजेंसी झेल रहा है। खैर जो भी है, ओम सरी साहब ने भी कहा है कि जेल में भी जाकर के आए इमरजेंसी के दौरान, और एक दिन पहले ही सीएम ने 50 साल पूरे होने कई लोगों को आमंत्रित भी किया था। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या लगता है आपको, मजबूत विपक्ष, सरकार का अपना एजेंडा, तो वाकई जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में वाया डिबेट, वो दिखाई देगा, या फिर एजेंडे पे चलेंगे, जनता के एजेंडे कम और पॉलिटिकल एजेंडे ज्यादा चलेंगे? देखिए योगेंद्र जी, एक चीज जो आज देखने को मिली है और मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी ने जो अभी तक हमारे एनालिसिस या मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही थी, सब आ रही थी, बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रही थी कि ऑपोजिशन क्योंकि बहुत स्ट्रांग होने वाला है तो बीजेपी थोड़ा डिफेंस पे रहेगी। तो मुझे लगता है आज एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने और एनडीए गवर्नमेंट ने कि चाहे भले ही हमारा नंबर कम हो गया हो, हम बिल्कुल भी डिफेंस पे नहीं रहेंगे, और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस उन्होंने दिखाने की कोशिश की है आज। और जो निंदा प्रस्ताव है ये क्लियर इंडिकेशन है, वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रियलिटी चेंज नहीं की जा सकती। रियलिटी यही है कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग एमर्ज होके आया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाएगा कि आज का जो ये निंदा प्रस्ताव है ऑपोजिशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो जब जो डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कोर इश्यूज की बात अभी तक कर रहे हैं, वो उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो बजाय ये हमारे पुराने पास्ट की बात को बार बार उछालने की बजाय वो अपने मुद्दों पर टिके रहें जो आज के कोर इश्यूज हैं। नीट लीक, पेपर लीक इश्यूज हैं, फार्मर्स के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये सारे कोर इश्यूज हैं जिनके बारे में एक्चुअली जो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है बीजेपी की ऑब्वियसली हर पार्टी की एक फ्लोर स्ट्रेटेजी होती है, उन्होंने एक फ्लोर स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा दिया जो कि एक इवन काउंटर अटैक भी हम कह सकते हैं इन ए वे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो किया था तो उसके बदले में इन्होंने दिखाया उनको आईना। बट ये व्हाट अबाउटरी में जो हम कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो तुमने भी तो ये किया था, ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल, क्योंकि हमारे अभी हो यही रहा है राजनीति के अंदर। क्योंकि जैसे आपने अभी इसकी नीट की बात की आपने कि और वाकई बहुत बड़ी समस्या है। अभी नीट में जो होना चाहिए था, एक्चुअल में जो होना चाहिए था, जिसमें बड़ी बल्क में जिन स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है, उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। अभी ना मिस्टर जोशी से अभी किसी तरह की कोई पूछताछ की गई है, ना अभी यूजी की बात नहीं कर रहे, पीजी की बात की गई है कि नीट पीजी की हमने देखी परीक्षा स्थगित कर दी है, नेट की परीक्षा स्थगित कर दी है, लेकिन अभी यूजी नीट का क्या हुआ उस पर कोई वो नहीं है। अब होगा क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए अगर कहीं कोई बात भी आती है कि आपके वक्त भी ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता है कि अगर उनके वक्त ऐसा होता तभी तो उनको साइड में बैठा दिया गया
तो जवाब जो वाकई होना चाहिए था, एक सिस्टमेटिक और जो जनता सुनना चाहती है वो जवाब आपको लगता है? क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि नीट का मामला पहले दिन से आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की गई, राहुल गांधी लगातार सिंबॉलिक रूप से एक छोटी वो लेकर के घूम रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उसके लिहाज से जवाब दिया कि देखिए इमरजेंसी के 50 साल जो हम देखने के लिए जा रहे हैं उसकी वजह यही है कि जो आपने किया था। एक जवाब ये हुआ। अब नीट में क्या होगा कि वो लाइन से गिनाएंगे कि राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद में एसओजी का गठन हुआ, हमने ये किया, आपके यहाँ आपके इन राज्यों के अंदर ये पेपर लीक हुए, आपके वक्त में ये हुआ, जिसमें राजस्थान खासकर टारगेट पे होगा, छत्तीसगढ़ हो सकता है, जबकि सब राज्यों के अंदर। तो एक जवाब जो है ये मुझे जो लगता है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी राजनीति की जो तासीर जिस तरह की दिखाई दे रही है उससे तो ऐसा ही लगता है। तो क्या वाकई इस ढर्रे से राजनीतिक दलों को बाहर निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए योगेंद्र जी। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने जैसे यहाँ पे काउंटर अटैक करने की एक जो मैसेज दिया है, इससे अब आने वाले टाइम में चलो ये इश्यूज तो यही मुझे लगता है इसको बरी करके अब बीजेपी को जो जो इश्यूज अपोजिशन उठाने वाला है, मुझे लगता है प्रीएम्प्ट करना चाहिए उन इश्यूज को, और पहले से ही उनके बारे में एक अपना एक प्लान बना के उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जो चीजें हो गया है वो हो चुका है, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट 5 इयर्स में दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू, और ये सब हम लोगों को अकाउंटेबल बनाने वाले हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पोजीशन को चुप करने के और भी कई ढंग हैं। एक तो टिट फॉर टैट वाला जो आज हमने देखा है वो सब है, एक दूसरा है कि आप ग्राउंड पे कुछ काम करके दिखाओ, हम यंगस्टर्स को, यूथ को, उनको एक उम्मीद की किरण दिखाओ। तो उसमें ऑपोजिशन के पास भी एक बहुत ज्यादा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहेगा जो कि और ओवरऑल हमारी यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए एक अच्छा बेहतर रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज का ये मैसेज कोई बहुत अच्छा हेल्दी साइन तो नहीं कहा जाएगा इस सबको, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस ने शुरू किया था, अब वो मैसेज भी देना है, तो ये सब हुआ है। तो मुझे लगता है अब नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट 3-4 दिन में अभी हमें कंक्लूड करना शायद जल्दी हो जाएगा आज ये कहना कि पार्लियामेंट किस कोर्स की तरफ जाएगी, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग क्लैशेस होने वाले हैं, ये हमें दिख रहा है। बट क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरी तरफ से भी मुद्दे आएंगे, लेकिन ऑपोजिशन को एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन बन के अगर वो मुद्दों को उठाएगा तो उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाली है चारों फ्रंट से। क्योंकि बीजेपी के इन एनी केस एनडीए गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी के अलावा बहुत जगह हम देख चुके हैं कि अभी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है, और इलेक्शंस के रिजल्ट ने भी काफी हद तक कोर्स करेक्शन जो होना चाहिए वो बीजेपी को एक तरह से आईना दिखाया है। और जो क्लियर इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज में हमें दिख रहा है बड़े नेताओं की और टीजे कि वो एग्रेशन अब हमें एनडीए के लीडर्स में एटलीस्ट अभी तक तो उतना नहीं दिखा है। भले ही अभी तक उन्होंने वो लेटअप नहीं किया है जो उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन का था, चाहे वो स्पीकर को बनाने की हो, या और भी हमने देखा है कि मिनिस्ट्री में भी जो मेजर कैबिनेट जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी बीजेपी के पास ही गई हैं। तो कहीं पे वो इस चीज को बड़ा, इस परसेप्शन को वो क्वेल या वो दबाना चाह रहे हैं कि बीजेपी वीक हुई। जी जी योगेंद्र, मैं कौशिक सर आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पहले दिन ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जवाब किसने दिया, चिराग पासवान ने, कि राहुल गांधी को कि आप अपनी गिरबान में देखिए। तो यहाँ ये लगता है कि बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ बच भी जाती है, तो अपने अलायंस के जो लीडर्स हैं, खासकर यंग जनरेशन में से किसी से भी मुद्दा देख करके उससे जवाब दिलवाएगी आगे, ताकि भरोसा भी बना रहे, उनको भी लगे कि देखिए हर जगह हमारी पूरी तरह से सहयोग ले पा रहे हैं, और पार्टी संगठन जो है एनडीए सब पार्टियों को साथ में लेकर के चल रहा है। नेचुरली जब संघर्ष होगा तो जिसके पास जो हथियार होंगे वो इस्तेमाल करेगा। जी अभी मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है इस संसद में, जी पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ जो है ऐसे वक्ताओं की, अध्ययनशील लोगों की कमी है कि हमें याद आता है कि सुषमा स्वराज हुए, या आपके प्रमोद महाजन हुए, या जॉर्ज फर्नांडीज हुए, तो उनके बहस और उनके भाषण जो है हम रिकॉर्ड आज भी सुनते हैं, उससे जानकारी बढ़ती है। तो इस समय जो है हमारे पास जो खजाना है लोकसभा में, अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि उस जमाने के
कोई जो रिकॉर्ड जो है कोई नया बना पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए अभी ओम जी ने जिक्र किया, किसान कानून आए थे, 3 किसान कानून आए थे। वो क्या जो है विषय के ऊपर जो विरोध था उसका, वो विरोध ये था कि भाई ये करना चाह रहे हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध में देखिए आपकी वो रायता कहाँ तक फैला, कनाडा तक, जॉर्ज सोरेस तक, मियां खलीफा तक। जबकि विषय सिर्फ ये था कि भाई हरित क्रांति ने जहां तक जो है जो लक्ष्य पाने थे वो पा चुके। पंजाब में जो है वो आपके जो है सबसे ज्यादा इस एक्सट्रीम में पहुंचा जी, और उसका नतीजा ये हुआ कि किसान जो है फ्रस्ट्रेट होकर के सबसे पहले जो कनाडा पलायन वहां से पंजाब से शुरू हुआ कि भाई जितनी लागत लग रही है खेती से उतना मिल नहीं रहा है, आदमी क्या करेगा। फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस ओर किसी ने गौर ही नहीं किया कभी कि हमारे फार्मर्स किस तरह से जाकर के और यूएस में और कनाडा में, सबसे ज्यादा कनाडा में वहां पे लोग चले गए, वो केवल फार्मिंग के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को कभी किसी ने मोल्ड करने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ ये देखते रहे, किसी ने सोचा नहीं, और ये और मान करके चल रहे थे। हम एक किसी पॉलिटिशियन के पास में बैठा था, और इनफैक्ट वो केवल पॉलिटिशियन है कि ब्यूरोक्रेट भी, उनका कहना था कि देखिए संपन्नता के लिए हमारे फार्मर्स वहां जाके काम कर रहे हैं और संपन्न होकर के आ रहे हैं। जब आते हैं यहाँ पे बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं पंजाब में, उसको बेच के चले जाते हैं। पर ये कभी कोई नहीं दिमाग लगाता कि जा क्यों रहे हैं, जब वहां पे कमा सकते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया इतनी साल बाद भी। नहीं, मेरा जो विषय था जी, वो ये था कि हरित क्रांति में जो मिल सकता था पंजाब में हम देख चुके हैं। जी, वो एक्सट्रीम था, उससे आगे कोई आपके पास लक्ष्य था नहीं। फर्टिलाइजर इतना वहां इस्तेमाल हुआ है सर कि वहां से एक ट्रेन आया करती थी आपके राजस्थान, उसे कैंसर ट्रेन बोलते थे। फर्टिलाइजर ने मिट्टी, जल, अन्न जो है इतना सब जो है पोल्यूट कर दिया था कि कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो उस विचार बहुत पहले से चल रहा था। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं कि आजादी से लेकर के और 2013 तक आंकड़ा है कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 3 लाख एक आंकड़ा है सर, उस पर किसी को सोचना चाहिए था, कोई नीति बनानी चाहिए थी। अब इस सरकार ने विशेषज्ञों से नीति बनाई कि भाई कृषि में क्या जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है और खुले बाजार की जरूरत है। जी जी, लेकिन विपक्ष ने क्या किया, उस पर विचार नहीं है कि साहब अडवाणी आ जाएगा, अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा। कौशिक सर, समय थोड़ा कम है, मैं एक मिनट से दोनों पास में जाना चाहूंगा, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक्सरसाइज कोई नहीं करता। धरातली मुद्दे क्या हैं कि इस पर बहस की जानी चाहिए ताकि सरकार को बाध्य किया जा सके, इस मुद्दे पे जवाब दीजिए। सब अपने एजेंडे पे, वही मेरी कोई चिंता थी जिस पर मैंने पूछा, क्या अपने एजेंडे चलेंगे कि जनहित के जो एजेंडे हैं उन पे मजबूत विपक्ष भी कुछ कर पाएगा, और मजबूत सरकार जो मान के चल रही है कि संख्या बल कम हो हमारे पास में लेकिन सरकार बहुत मजबूत है, वो जवाब भी मजबूती के साथ दे पाएगी। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, 1 मिनट आपको और एक आदित्य कांत जी को दूंगा। मैं सिर्फ एजेंडे की बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि चले बीजेपी मान के चलेगी कि हम बहुत मजबूत हैं, लॉबी को आगे भी करेगी, लेकिन क्या वाकई जैसे कौशिक साहब कह रहे हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, विपक्षों चाहे सत्ता पक्षों हो, लगना चाहिए कि हाँ धरातल से जुड़े मुद्दों पे चर्चा हो रही है, पर्सनल एजेंडा नहीं है किसी का। देखिए किसानों की समस्या के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट वगैरह इम्प्लीमेंट सब सारे ये जो पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ वही नहीं मुद्दों पर हुआ है। एक एक मुद्दा नौजवानों से संबंधित, किसानों से संबंधित, व्यापारियों से संबंधित, उद्योगपतियों से संबंधित सारी चीजें डिस्कस हुई है। वही है कि संसद में भी आप कीजिए इन बातों को, अगर कोई सुनता नहीं है तो बाहर भी कीजिए। और मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि सब एनडीए का जो स्वरूप बन गया है, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का वो जो सन 1980 का स्वरूप था तो निश्चित रूप से कांग्रेस का विकल्प था उस वक्त की कांग्रेस का। अब नहीं, अब चीजें बहुत बदल गई हैं। तो ऐसे में संसद में बैठ करके संवाद करने का मौका मिला है, साथ में उनका निपटारा करने का मौका मिला, उसमें दोस्ताना ताल्लुकात का सद्भाव के साथ में चर्चा होनी चाहिए। ये सब तो बेहतरीन रास्ता है, मैं तो ये समझता हूँ, बजाय कि इधर उधर से कि इसको निकाल दो या उसको उठा दो या इसको गिरा दे सरकार को। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आप असेंबली पार्लियामेंट साहब आपने बहुत अच्छे से कवर किए, लंबे समय तक कवर किया। देखिए 2 बातें हैं,
हमारे पब्लिक को भी समझना होगा कि हाउस में फ्लोर होता है, उसका मैनेजमेंट की क्या चीजें होती हैं, क्या रूपरेखाएं होती हैं। अगर हंगामा, और आज के देखिए क्या होता है, पहले तो ये होता था, मेरे को आज ये याद है, राजस्थान में असेंबली के अंदर एक बार डिबेट चल रही थी, वसुंधरा जी की सरकार थी और घनश्याम तिवारी क्योंकि उस समय थोड़ा सा बगावती तेवर थे, तो उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर होता था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उसकी एक जिम्मेदारी होती थी फ्लोर पे एक हेल्थी बहस हो, आर्ग्यू जाने चाहिए। लेकिन अब हो क्या गया कि 6 बजे हाथ जोड़ करके और मामला करा के अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, उसको सफल माना जाता है कि देखिए वाह, आज का काम कितनी जल्दी निपटा है। क्या वाकई इस सोच से भी बाहर आना पड़ेगा? बिल्कुल योगेंद्र जी, आना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा समय थोड़ा कम है, नहीं तो मैं कौशिक जी के कुछ मुद्दे थे उन्होंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके बताया है। जैसे फार्मर्स बिल है, इसके बारे में भी ये बात कर रहे थे, मैं उसको सदन के उसके प्रोसेस से ही बात करूंगा, तो शायद ये इशू इतना एस्केलेट ना होता अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ये बिल डिस्कशन हुई होती और ये पास हुए होते। तो बात वो नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बट एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है जो आई थिंक फॉलो करने की जरूरत है, जो चाहे वो विधानसभा है चाहे पार्लियामेंट है, उनमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, और जिसपे स्पीकर के ऊपर ओनर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो किसी पार्टी के पर्टिकुलर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो स्पीकर है, वो पूरे दे आर अबाउ द पार्टी। तो ये सारी चीजें अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अपोजिशन स्ट्रांग हो गया है, और पिछले कुछ इनसे जो पिछला जो कंडक्ट रहा है वो अब ये स्पीकर का रोल वो अबाउ द बोर्ड हो जाए, और वो सारी चीजों को एक ऑब्जेक्टिव रूप से किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो और कोई उनके ऊपर क्वेश्चन ना रेज करे। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो हमने राहुल गांधी की स्पीच में देखा है थोड़े से इंडिकेशन देखे हैं, तो अब आगे देखना होगा। अभी आई थिंक अभी आज शुरुआत है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ हमें कंस्ट्रक्टिव कुछ और डिस्कशंस देखने को मिलेंगी, और रिस्ट्रेन यूज होगा जहां तक किसी भी तरह के ओवरस्टेप करने की बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के बारे में। बिल्कुल जी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन चिंता सबके यही है कि वाकई लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक अदालत है ये। इसके अंदर जनहित मुद्दे ही आने चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। व्यक्तिगत एजेंडे आते हैं, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में सब कुछ चलता है, और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, भारत में नहीं दुनिया में भी, तो उससे तो हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लगना चाहिए कि हाँ, वास्तव में भारत के लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में जो बहस होती है, जिसकी चर्चा ये दुनिया में होती है, वो वापस से लौट रही है। मैं ये इस वजह से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि वो एटमॉस्फेयर दिखाई नहीं दे रहा जी, जो हुआ करता था, जिसपे कौशिक साहब ने चिंता जाहिर की। वो सदन के स्टार कहूंगा जिनका इन्होंने जिक्र किया, वो लोग वाकई नहीं है, लेकिन रिप्लेस करना चाहिए, कोई तो करे, केवल मेज बजाना नहीं। आजकल मुझे बड़े अचंभा होता है, मैं देखता हूँ पार्लियामेंट और असेंबली दोनों ही, मुद्दा समझ में नहीं आया बेशक किसी के, लेकिन अगर आगे वाली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं सुपर स्टार्स, अगर उन्होंने क्लैप कर दिया टेबल को, तो आपको बजाना ही है, और बढ़ चढ़ करके बजाना है, जब तक आगे वाले की नजर पीछे नहीं दौड़ जाए, जब तक बजाते रहते हैं, पीटते रहते हैं उनको। मुझे लगता है इस कल्चर से बाहर निकलना होगा, जो सही है वो सही है और गलत है तो गलत है, उसे पर बोलना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हेल्दी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सर्वाइव कर पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।